आज फिर मेरी ननद उल्टियां कर रही थी। उल्टियां कर कर के उसका बुरा हाल हो रहा था। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मेरा दिल जल रहा था, मुझे गुस्सा भी आ रहा था। जी चाह रहा था कि ये औरत कहीं गायब हो जाए और कभी वापस ना आए। इसके बारे में सोचते सोचते पूरा 1 घंटा गुजर गया। मैंने गुस्से से एक आखिरी नज़र उस पर डाली और फिर मुंह फेर लिया। और यह पहली या दूसरी बार की बात नहीं थी। मुझे इस घर में आए 2.5 साल हो गए थे, मगर मैं पति के साथ होते हुए भी बे औलाद थी। और मेरी ननद अजीब औरत थी। उसका पति उसके पास नहीं था, वो अमेरिका में रहता था और ननद हमारे घर हमारे साथ रहती थी। मगर वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और हर बार सेहतमंद बेटे को जन्म देती थी। और अब फिर से वह प्रेग्नेंट हो गई थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैं हैरान थी, यह कैसे बेशरम लोग हैं। किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं करते। कोई सोचता ही नहीं कि यह हर साल कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। मेरी सास भी अनोखी औरत थी। हर बार बेटी के प्रेग्नेंट होने पर उसकी देखभाल अच्छे से करने लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी, जैसे उनके लिए यह बात बहुत खुशी की हो। बेटी का ख्याल रखते हुए वह हकीकत भूल जाती थी कि बेटी का पति इसके साथ नहीं है। मैं उन लोगों से परेशान हो चुकी थी। कुछ मेरा दिमाग अपनी शादी की वजह से खराब रहता था, ऊपर से अपनी ननद के हर साल प्रेग्नेंट हो जाने पर मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगता था कि मैं यहाँ पागल हो जाऊंगी। वो सब लोग अजीब इंसान थे। हमारे घर में बस 2 ही मर्द थे, मेरे ससुर और मेरे पति। मेरे जेठ का कुछ वक्त पहले ही डेथ हो चुका था और मेरी जेठानी भी शादी के 5 साल तक बे औलाद ही रही थी। मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे और मेरे ससुर शांत मिजाज के थे, जो किसी भी मामले में ज़्यादा नहीं बोलते थे। वो कुछ अलग ही रहते थे। मैंने एक दिन अपनी जेठानी से उन सब मामले के बारे में पूछा, क्योंकि वो मुझसे पहले शादी करके इस घर में आई थी। मैं सोच रही थी कि शायद उन्हें सब कुछ पता होगा। उन्होंने जो मुझे बताया, मैं उसमें उलझ कर रह गई थी। उन्होंने कहा कि हमारी ननद शुरू से ही इतनी हसीन लड़की थी, कम उम्र से ही हमारी ननद के बहुत रिश्ते आने लगे थे, तो घर वालों ने भी जल्दी एक अच्छा और कम उम्र का लड़का देखकर इसकी शादी कर दी। शुरू के 2 साल तक हमारी ननद हमारे साथ ही रही और उसके पति ने उसे बहुत मोहब्बत और प्यार से रखा था। मगर फिर अचानक एक रोज वो उसे यहाँ छोड़कर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। सुनने में आया था कि वो अमेरिका चला गया है, मगर परेशानी की बात तो यह थी कि उसके चले जाने के बाद भी हमारी ननद की यही हालत रहती थी। हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। ना जाने इसमें इतनी शक्ति कहाँ से आती थी कि हर साल एक सौत बच्चा पैदा कर देती थी। 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि इसके बच्चे पेट में ही दम तोड़ जाते थे। लेकिन उसके अलावा बाकी तब 2 बेटे पैदा कर चुकी थी और अब एक बार फिर प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मेरी जेठानी शादी के 7 साल तक पेट से नहीं हुई थी और अब तो विधवा होने का गम भी उनके पल्लू से बंध गया था। मेरी जेठानी खुद भी इस बात से बहुत परेशान रहती थी और वो चुपचाप रहती थी। और जब से विधवा हुई थी, उन्होंने घर के मामले से किनारा कर लिया था। कभी कभी मैं यह सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि हमारी ननद बहुत नसीब वाली औरत है, जिसे ऊपर वाला औलाद से नवाजा है। मेरी जेठानी ने मुझे यह भी बताया था कि शुरू में इस तरह जब हमारी ननद इतने साल से पति के अमेरिका होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट हो जाती थी और कभी कभार अगर उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती तो दोनों भाइयों से माँ कह देते कि बहन को किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, और दोनों भाई बिना बात टाले उसे अच्छे से अस्पताल में ले जाते थे। मेरी जेठानी भी इस बात से बहुत परेशान होती थी कि वह लोग कैसे हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं कि पति के बाहर होते हुए भी यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, या फिर बात को वो नज़रअंदाज कर देते थे। मैं सोच कर पागल हो रही थी कि यह प्रेग्नेंट कैसे हो जाती है, यह कैसे मुमकिन था। मोहल्लों वालों से तो उन लोगों की बनती ही नहीं थी।
मैंने शादी बाद कभी अपने सास को किसी के घर आते जाते नहीं देखा था और ना ही कोई उनसे मिलने आता था। इसी तरह मेरी ननद भी ज़्यादा कहीं नहीं आती जाती थी, मगर फिर भी हर साल वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। बेशर्मी से भाई बाप के सामने घूमती थी और मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आता था। मेरी जेठानी की फितरत नहीं थी कि वो किसी के मामले में दखल अंदाजी करे, मगर उनकी बातों से मुझे अंदाजा हो गया कि वह भी कुछ दिनों तक इस अजीब बात की वजह से हमारी ननद की खोज में रही है। वह बता रही थी कि हमारी ननद को इस घर में आने जाने के बाद हमारे घर से बाहर कोई नहीं आता था और ना ही हमारी ननद ज़्यादा बाहर जाती थी। और फिर मैं किचन में खाना बनाने चली गई, मगर मैं दिल ही दिल में अपने पति से इस मामले में बात करने की सोच रही थी और मैं आज शाम को यही सोच रही थी कि जल्दी से मौका मिले तो मैं उनसे बात करूं। वो आए तो बस उस सबके साथ खाना खाकर अपने मम्मी पापा के पास जाकर बैठ गए। आधी रात तक मैं बेसब्री से पति के कमरे में आने का इंतजार करती रही। फिर कहीं जाकर वह कमरे में पहुंचे तो मैंने उनसे बातें करना शुरू कर दी और घुमा फिरा करके बात को ननद की तरफ ले गई। मैंने कहा, आपके लिए फिर से एक खुशखबरी है, आप मामू बनने वाले हैं। मुझे लगता है कि शायद वह मेरी बात पर चौंक जाएंगे या नजरें चुराएंगे, मगर वो हाँ में सर हिला गए और बोले, भगवान करे सब ठीक ठाक हो। यह सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। यह कैसा इंसान था जिन्हें कोई परेशानी ही नहीं थी। मैंने ठंडी आह भरी और अपने ख्याल को उन पर जाहिर कर दिया कि कैसे मुमकिन हो रहा है उसका पति उसके साथ नहीं है। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपना मोबाइल निकालकर बैठ गए। ऐसा लग रहा था जैसे यह बात सुनना नहीं चाह रहे थे। सारी बात उनके कान में डालने के बाद मैंने अपने के चेहरे को वैसा का वैसा ही पाया तो दिल ही दिल में मैं इन सब की बेशर्मी पर हैरान हो गई और चादर ओढ़कर सो गई। मगर अब मुझे रात जानने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना था, क्योंकि हार मैं मानने वालों में से नहीं थी। यह सब सोचते सोचते मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह जब जागी तो जैसे दिमाग खाली सा हो रहा था। मैंने वो सब बातें दिमाग से निकालकर खुद को ताज़ा किया और नाश्ता बनाने में लग गई। फिर नाश्ता किया और कपड़े धोने के लिए छत पर जाकर मशीन लगा ली। मैं पूरे ध्यान से कपड़े धोती जा रही थी और साथ ही अपनी ननद के बारे में सोच रही थी और कपड़े धोते धोते यह भी सोच चुकी थी कि किस तरीके से अपनी ननद की सच्चाई सबके सामने लेकर आनी है। अगले दिन पति के ड्यूटी जाने के बाद मैंने अपनी मेहनत पर पूरी नज़र रखनी शुरू कर दी और वक्त गुजरने लगा, पर मुझे कभी कभी लगता कि मैं इस घर पर यूं नज़र रखकर गलत कर रही हूँ। मेरी ननद तो बिल्कुल शांत औरत थी जो अपने काम से काम रखती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह सिर्फ बैठकर खाती थी, बल्कि वो हमारे साथ कामों में हाथ बटाती थी। मेरी ननद चुपचाप से सारे काम किया करती थी। कभी खाना बनाने को दिल नहीं करता तो ननद के सहारे छोड़ देती थी, या फिर कुछ खास बनाना होता तो भी ननद को कहती, फिर वो चाहे सारा दिन किचन में ही गुजार दे। हमने कभी भी परवाह नहीं किया था और फिर सारा काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि अगर एक बहू काम नहीं कर रही तो दूसरी को कैसे कहा जाए। ऐसा न हो कि वो बुरा मान जाए और घर में दंगा फसाद शुरू हो जाए। देखा जाए तो हमारे ससुराल वाले भी हमें कभी बुरा भला नहीं कहते थे। ऐसे में अपनी इकलौती बेटी को कहाँ कुछ कहने वाले थे, मगर उन सब बातों का अंदाज़ा मुझे आज तक नहीं हुआ था। मैं दिल से ननद के राज खोलने में लग गई थी और फिर एक दिन मैंने अपनी ननद की एक अजीब हरकत देखी जिसने पूरी तरह मुझे चौंका कर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी ननद किचन से काम करके निकलते हुए फिटकरी का एक टुकड़ा उठाया और छुपाकर अपने कमरे में घुस गई। मैं हैरान हुई कि उसे फिटकरी का क्या करना, मगर फिर मैं यह सोचकर चुप रह गई कि शायद किसी काम के लिए ज़रूरत हो। कुछ दिन सुकून से गुजर गए थे और फिर 5-6 दिन बाद मेरी ननद वैसे ही एक टुकड़ा फिटकरी का उठाया और अपने कमरे में लेकर चली गई। मैं हैरान थी क्योंकि अगले हफ्ते फिर से ऐसा हुआ था। अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था कि मेरी ननद किचन से आती और फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेती और कमरे में चली जाती। फिर 10-12 दिन सुकून से गुजर गए थे
और उसके बाद फिर से उसने वही हरकत कर दी। मैंने ननद के जाते ही भागकर गलियारे में उसके कमरे की खिड़की तलाश की और वहां से अंदर झांका तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वो फिटकरी का टुकड़ा लेकर मेरी ननद बाथरूम में जा घुसी थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं इतनी कोशिश करने के बाद भी उसका पता नहीं लगा पाई थी, मगर तकदीर भी शायद मेरा साथ दे रही थी। कुछ दिन बाद ही मेरी ननद जब मेरे साथ किचन में रात का खाना बनाने में बिजी थी, वो अचानक तेजी से किचन से फिटकरी का टुकड़ा उठाकर बाहर निकली। मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि जल्दी में मैं भी वो फिटकरी लेना नहीं भूली। वो इसी फिटकरी का रात के वक्त क्या करती थी? मैं अब हैरान हो रही थी और इस अजीब सी हरकत की वजह से जानने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरी ननद जल्दी से बाथरूम में जा घुसी। मैंने भी यह मौका हाथ से जाने न दिया और बाथरूम के रोशनदान तक किसी तरह से पहुंच गई। रोशनदान काफी ऊंचा था, जिसकी वजह से मुझे कुछ नीचे रखकर अंदर झांकना पड़ा था। जब ऊंचा होकर मैंने अंदर झांका तो हक्का बक्का रह गई। वो दिन का वक्त था, खूब रोशनी थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। अपनी ननद को फिटकरी का अजीब तरह से इस्तेमाल करते देखकर मेरी पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं फिर पकड़े जाने के डर से बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई वहां से उतरी और किचन में जाकर अपने आप को संभालने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरी ननद किचन में दाखिल हुई तो मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं और ननद फिर से काम करने लगे और फिर काम खत्म होने के बाद अपने कमरे में चली गई और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गए। एक दिन मेरी ननद को नहाना था और उसके बाथरूम में पानी आना बंद हो गया था। मेरी सास ने उसे किसी और बाथरूम में नहाने को कहा तो मेरी जेठानी ने उसको कहा कि अगर चाहो तो मेरे बाथरूम में तुम नहा लो। वो फौरन इनकार कर गई। मैं यह सोच रही थी कि वह इनकार क्यों कर रही है, क्योंकि यह तो आम सी बात थी। किसी के बाथरूम में नहाना कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। मेरी जेठानी ने कुछ नहीं कहा था और वो वहाँ से चुपचाप चली गई। मुझे लगा कि मेरी ननद बाहर वाले बाथरूम में नहाना चाहेगी, मगर मुझे हैरानी तब हुई जब वो नहाने के लिए छत पर चली गई। हमारे घर की छत पर भी एक छोटा सा बाथरूम था। अपनी ननद को छत पर जाता देखकर मैं अपने कमरे में जाने के बजाय इधर उधर करती रही और खुद को सबकी नज़रों से बचाकर ननद के कमरे में जा घुसी और उसका पूरा कमरा छान मारा। और जब मैंने अलमारी को हाथ लगाया तो मेरी सास पहुंच गई और मुझे अलमारी के पास खड़ा देखकर वो घबरा गई, जैसे वहाँ कोई खजाना छुपा होगा। उनके सवाल पर मैंने बहाना बना दिया कि धुले हुए कपड़े में एक सूट का दुपट्टा नहीं था। मैंने सोचा जेठानी और ननद के कपड़ों में ना चला गया हो। मेरी सास आगे बढ़ी और मुझे कहा कि मैं जेठानी के कमरे में देखूं और वो मेरी ननद के कमरे में खुद देख लेंगी। मुझे शक होने लगा था कि इस अलमारी में ऐसा क्या था जो वह मुझसे छुपा रही थी। मैं तब खामोशी से निकल गई, मगर दोबारा वहां देखने का इरादा कर लिया था। मेरी ननद नहाकर नीचे आई तो वो माँ बेटी कमरे में जाकर बैठ गई और मैं बहाने से छत पर जा पहुंची। मैंने वहां बाथरूम में झांका तो मेरा सर चकरा गया, क्योंकि वहां तो नहाने की बाल्टी में थोड़ी सी पिसी हुई फिटकरी मौजूद थी। मैं तो परेशान सी हो गई थी। मैं फौरन जेठानी के कमरे में जा पहुंची और बौखलाकर उन्हें बताया कि मुझे अपनी ननद की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी जेठानी चौंक गई। उन्हें हैरत हुई थी कि मैं अभी तक अपनी ननद की जासूसी कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं ननद को उसके हाल पर छोड़ दूं, क्योंकि घर में सब लोग देखकर भी कुछ नहीं बोलते तो बेहतर है कि हम भी खामोश रहें। मगर मैं खामोश नहीं रह सकती थी। मैं घर में होते अजीब गरीबों हरकतों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपनी एक पुरानी दोस्त को कॉल मिलाई। मेरी वह दोस्त डॉक्टर थी और काफ़ी समझदार भी थी। मैंने दोस्त को बातों बातों में बताया कि मेरी ननद का पति बहुत सालों से अमेरिका में रहता है, मगर वह हर साल एक बेटे को जन्म देती है। मैं हैरान थी कि यह कैसे मुमकिन है। फिर मैंने उसे हर रात फिटकरी को गलत जगह पर इस्तेमाल करते हुए देखा है। मेरी ननद अपने जिस्म के एक हिस्से पर फिटकरी इस्तेमाल करती है। उस दिन बाथरूम में रोशनदान से झांक कर जब मैंने देखा तो मुझे झटका लगा।
और आज मैंने ऊपर छत पर भी फिटकरी का पानी देख लिया था। मेरे दोस्त ने सलाह दिया कि हो सकता है वो किसी बीमारी का इलाज करती हो, क्योंकि फिटकरी बहुत सी बीमारियों का इलाज भी करती है। मैं यह सुनकर परेशान हो गई और अगले रोज सुबह के वक्त मैंने ननद से पूछ ही लिया, फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं आप? मेरे सवाल पर वो बिना घबराए सुकून से बोली कि भाभी, मेरे जिस्म पर कुछ प्रॉब्लम है। मैं जब भी बाथरूम इस्तेमाल करती हूँ तो मेरे जिस्म के कुछ हिस्सों में जलन होती है। मैं इलाज के तौर पर फिटकरी इस्तेमाल करती हूँ और इसी से ठीक रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फालतू का इतना सोच रही थी और उस पर नज़र भी रख रही थी। मेरी ननद चली गई। मैंने सर पकड़ लिया। फिटकरी का इस्तेमाल तो बेशक इलाज में हुआ करता है, मगर मेरी ननद को प्रेग्नेंट हो जाने का मामला अभी भी अपनी जगह पर मौजूद था। मुझे उसके कमरे का ख्याल आया। शाम के वक्त जब मेरी ननद किचन में काम करवाने आई और मैंने सास और ससुर को खाना दे दिया और मैं ननद के कमरे में जा पहुंची। उसकी अलमारी आज बंद थी। मैंने उसके बेड के पास चाबी ढूंढी और मुझे वो तकिए के कोने में मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। अलमारी में कोई आदमी का शर्ट लटका हुआ था, जिसको अभी अभी प्रेस की हुई थी, और नीचे भी 2 जोड़े पड़े हुए थे। यह शर्ट किसी और की नहीं बल्कि मेरे पति का था। मेरे पति जब भी आकर मुझसे कपड़े धुलवाते थे तो उनमें यह जोड़ा शामिल होते थे। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा था। मेरे पति के कपड़ों का मेरी ननद के कमरे में क्या काम था? मैंने कपकपाते हाथों से अलमारी बंद करके मैं अपने कमरे में पहुंची और खामोशी से बिस्तर पर पड़ी रही। अब जो समझ आ रहा था मैं वह समझना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं इस बार जल्दबाजी ना करूं, मगर यह बात छोटी तो नहीं थी। मैं ननद का पति से दूर रहकर भी 4 साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़ों का उसके कमरे में मौजूद होना। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे वह पूरा घर ही चालबाज लग रहा था। यह कैसे लोग थे? जहाँ क्या हो रहा था? मेरा दिमाग सोचने से इनकार कर गया था। मुझे याद आया कि जब मेरी जेठानी विधवा हुई तो मेरे सास और ससुर ने मेरे पति को उनसे शादी करने की सलाह दी थी, मगर मेरे पति ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो भाभी का खर्चा उठाएंगे, मगर वो मेरे अलावा किसी और को नहीं रख सकते थे। वह सब सच था या ख्वाब? मैंने बहुत ध्यान से ननद की जासूसी करना शुरू कर दिया, मगर अब मेरे लिए रातों को सोना मुश्किल हो गया था। मैं अक्सर रात को फिरती रहती थी। मेरी ननद किसी रात अपने बेटी को अपने साथ सुलाती और किसी रात सब बच्चे नाना नानी के पास सो जाते थे और मेरी ननद अकेले में कमरे में सोती थी। अपनी ननद की निगरानी करते हुए एक रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठ गई और फ्रेश होकर कमरे से निकल गई। मेरा इरादा ननद के कमरे की तरफ जाना था, मगर आंगन में नज़र पड़ी तो मेरी रूह कांप गई। आंगन में किसी मर्द का साया नज़र आ रहा था। साया चलता हुआ दीवार के पास जा पहुंचा और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई थी कि शायद कोई चोर डाकू हो जो रात को हमारे घर डाका डालने की नीयत से आया हो। सुबह उठकर मैंने जेठानी को बताया तो उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराकर बोली कि अंदर डाकू आया था। मैंने कहा तो कुछ चुराया क्यों नहीं? हम भी सलामत हैं और हमारे घर में सब सामान भी। यह बात तो सच थी। मैं उलझ गई थी। ऐसा भी नहीं था कि मैंने ख्वाब देखा हो। मैंने एक किसी मर्द का साया देखा था। मेरी जेठानी ने मुझे सोच में देखकर नरमी से कहा कि मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है। वह बोली, मुझे देखो, अपने काम से काम रखती हूँ। हमारी ननद को हालत पर मेरे दिमाग में सवाल उठते हैं, मगर मैं दबा जाती हूँ। उसके माँ बाप जिंदा हैं, वो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। आइंदा तुम भी सब सोचना बंद कर दो। वो काफ़ी हद तक ठीक ही कह रही थी। यह हमारा मामला नहीं था और मैं ज़रूर उनकी बात मान लेती, मगर सच जाने बिना खामोशी से एक तरफ बैठ नहीं सकती थी। मैंने अपने पति के कपड़े अपनी ननद के कमरे में देखे थे और यह कोई मामूली बात नहीं थी। मैं यह बात अपनी जेठानी को भी नहीं बता सकती थी। उनके समझाने पर मैंने सर हिलाकर सही साबित किया कि मैंने उनकी बात समझ ली है और अमल भी करूंगी।
एक रोज़ जब मेरी ननद अपने कमरे में अकेली सो रही थी, मैं रात की दूसरी पहर अपने कमरे से निकलकर दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़ी तो ननद के कमरे से कुछ आवाज़ आ रही थी। उन्होंने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाए तो अंदर मेरी ननद की धीरे धीरे रोने की आवाज़ आ रही थी। अभी मैं रोने की वजह सोचती या कुछ जानने की कोशिश करती, मुझे मर्दानी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई मर्द बहुत धीरे से बात कर रहा हो। मेरा शक यकीन में बदल गया था। मेरी ननद के कमरे में कोई आदमी था मौजूद, मगर आवाज़ बहुत हल्की थी, जिसकी वजह से मैं पहचान नहीं पा रही थी। यह मेरे लिए एक अच्छा मौका था, मैं सच्चाई जान सकती थी, मगर मुझे डर था कि कहीं मुझे अंदर वो शख्स नज़र ना आ जाए जिसके होने से मैं डर रही थी। मैं इस खौफ से उसी कमरे में जाकर बंद हो गई और सोचने समझने की सारी शक्ति भूल चुकी थी। मैंने सुबह अपने पति को कॉल करके बहाने से पूछा कि वो कहाँ है, तो वह बोले कि दूसरे शहर में है। मैंने उनसे कहा कि 1-2 दिन के लिए घर आ जाएं। मेरा दिल उदास है, मेरा दिल घबराहट में था। मेरी फरमाइश पर मेरे पति ने आज रात घर आने को कहकर कॉल काट दी। मुझे लग रहा था मैं इसी तरह ही अपने शक को ख़त्म कर सकती हूँ। पूरी रात मैं इंतज़ार करती रही और मेरे पति घर नहीं पहुँचे थे। मैं फिर से उठकर ननद के कमरे के दरवाजे पर पहुँच गई तो आज भी मुझे वहाँ से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा पीटा तो घर में एक भूचाल सा आ गया था। मेरे सास ससुर अपने कमरे से निकल कर आ गए थे और जेठानी भी बाहर आ गई थी और मेरी ननद के दरवाजे धीरे से खुले तो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो अचानक से इस शोर से डर गई थी। मैंने दरवाज़ा धकेलकर खोल दिया और अंदर मैंने जिस शख्स को देखा, मेरी तो आंख हैरत से फटी की फटी रह गई। कुछ यही हाल मेरी जेठानी का भी था, मगर मेरी सास और ससुर बिल्कुल आराम से खड़े थे। इसका मतलब उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। मेरा तो दिमाग खराब हो रहा था। यह सब क्या था? मैं चुपचाप खड़ी थी, हिम्मत करके बोल पड़ी। उस टाइम घर में मेरे पति भी आ गए। सबको मेरी ननद के कमरे के दरवाजे पर जमा हुआ देखकर वो भी वही आ गए और हैरत से सवाल करने लगे। मैं यहाँ हंगामा खड़ा करके सबके बीच में बुरी बन गई थी। वो शख्स जो सामने सर झुकाए खड़ा था वो कोई और नहीं, मेरी ननद का पति था। मुझे और मेरी जेठानी को यह हैरत हुई कि वो छुपकर बीवी से मिलने क्यों आया हुआ था, और वह तो अमेरिका में था, फिर इंडिया कब पहुंचा? यह सब क्या माजरा था? हमारी समझ से बाहर की बात थी। मैंने सबके बीच सच बोल दिया कि मुझे अपनी ननद पर शक था। मैंने कल भी उनके कमरे से किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी और आज फिर से पति से दूर रहकर उसका हर साल प्रेग्नेंट हो जाना हमारे लिए सोचने की बात थी। मेरे पति ने हमारी उलझन पर गहरी सांस भरते हुए कहा, हकीकत बताई, जिसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। हमने अपनी नज़रों से अपनी नंदोई को देखा जो अभी तक सर झुकाए खड़ा था। मेरी ननद भी परेशान सी खड़ी थी। मेरे पति ने बताया कि हमारी ननद का पति अमेरिका कभी गया ही नहीं था, वो इंडिया में ही था और अक्सर रात को अपनी बीवी और बच्चों से मिलने आता था। यह बात मेरे सास ससुर और मेरे पति भी जानते थे, मगर बस उन्हें यह सच्चाई हमसे छुपाई थी, क्योंकि मेरी ननद के पति ने दोस्तों से लड़ाई में गलती से एक दोस्त का कत्ल कर दिया था और तब से पुलिस मेरी ननद के पति को तलाश कर रही थी। यह मुजरिम करार देने की बात से डर गया था और लोगों ने यह बात फैला दी थी कि वह अमेरिका चला गया है, इसलिए वो छुपकर मेरी ननद से मिलने आता था और उसके लिए मेरे पति ने अपने कपड़े दिए हुए थे। जाहिर है मेरी ननद कपड़े धोती तो हमें शक होता, इसलिए मेरे पति हर बार आकर अपने कपड़ों के साथ वह कपड़े भी डाल देते थे। मैं शर्मिंदा हो गई और आगे बढ़कर अपनी ननद को सीने से लगा लिया और वह यकीन इन तमाम हालत में काफ़ी मुश्किल का शिकार रही होगी, इसलिए वह अपने पति से मिलकर रोती थी। हम दोनों भाभियां का शक उसे भी परेशान करता रहा। सच का पता चलने के बाद में मेरी ननद के पति मिलने आते थे। हम घर वालों को पता होता था। कुछ महीनों बाद उनका केस हल हो गया और सबूत के साथ उनकी बेगुनाही साबित हो गई, तो पुलिस से जान छूट गई और मेरी ननद अपने पति और बच्चों के साथ अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।